नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका बनने वाला है रक्षात्मक युक्तियों से। एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत रक्षात्मक युक्तियों से, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास नंबर हमारी 25 होगी, यूनिट नंबर 3 है ये। तो आइएगा आज के इस टॉपिक में चर्चा करने से पहले आप सभी विद्यार्थी, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आपके सिलेबस को निखारने के लिए, विश्लेषण करने के लिए हम आपको लाए हैं एक बेहतरीन शानदार टेस्ट सीरीज रीड प्री की, जिसमें मिलेंगे आपको ऑल सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज आपके क्या होंगे टेस्ट हो रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे ईबीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी हर सब्जेक्ट रीड प्री के लिए वहाँ पर अवेलेबल होगी चैप्टर वाइज। चलेगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड लास्ट तक आप लोग जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर है हमारा मानसिक मनोरचनाएं, इनको कह सकते हैं हम। देखिए, इनके कई नाम होते हैं। रक्षात्मक युक्तियां, आपको एग्जाम में कुछ भी नाम मिल सकता है, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे रक्षात्मक युक्तियां हैं, मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकाएं, या फिर प्रतिरक्षण प्रणालियां, रक्षा तंत्र, रक्षा कवच, रक्षात्मक प्रणालियाँ। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। एक ही शब्द है इंग्लिश का मैकेनिज्म, बाकी की आप लोगों को ये हिंदी टर्म इसकी याद रखनी है। तो मानसिक मनोरचनाएं क्या होती है? मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिनको व्यक्ति लगाव, चिंता, कुंठा आदि से बचने या उनके साथ समायोजन स्थापित करने के लिए उपायों के रूप में अपनाता है। तो इन सारी युक्तियों का उपयोग करेगा अपनी चिंता, तनाव और कुंठा से बचने के लिए। सब क्या कहलाएंगी? रक्षात्मक युक्तियां कहलाएंगी। अब रक्षात्मक युक्तियों के लिए साथियों दो प्रकार के उपाय होते हैं। या तो हम कोई प्रत्यक्ष उपाय करेंगे या फिर हम अप्रत्यक्ष उपाय करेंगे। प्रत्यक्ष उपाय हम कैसे करेंगे देखिएगा, या तो बाधाओं को दूर करेंगे, कोई अन्य मार्ग खोजेंगे, या लक्ष्य का प्रतिस्थापन करेंगे, या विश्लेषण एवं परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना, या फिर विकर्षण करेंगे उसका। तो ये आपके हो गए प्रत्यक्ष उपाय। तो इनसे तो आपका कोई संबंध नहीं है, ये प्रश्न बहुत कम आता है। अब प्रश्न यहाँ से आता है अप्रत्यक्ष उपाय आप लोगों के कौन कौन से होंगे? रक्षात्मक युक्तियाँ इनको हम कह सकते हैं। तो रक्षात्मक युक्तियों के नाम आपको एक बार मैं सबको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम इनका विश्लेषण एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर करेंगे। तो अप्रत्यक्ष उपायों में आता है, पहला दमन है, समन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या प्रत्यागमन, पृथक्करण, आश्रित होना, तादात्मीकरण, विस्थापन, देवास्वप्न, औचित्य स्थापन और विपरीत रचना या प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर एक होता है शोधन। इसको हम उदात्तीकरण, मार्गांतरीकरण, बहुत सारे नामों से जानते हैं एक ही चीज़ को। तो साइकोलॉजी के अंदर टर्म जरूर याद रखना, कौन सी चीज़ को किस अन्य नाम से और जाना जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले दमन की। जो रक्षात्मक युक्ति है ये क्या चीज़ है? दमन होता क्या है? कटु अनुभूतियों, दुखद बातों तथा अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना क्या कहलाएगा? दमन कहलाएगा। आपके मन में मान के चलते कोई दुख भरी बात है या कोई ऐसी इच्छा है जो आपको परेशान कर रही है और उस बात को आप लोग बलपूर्वक भुला देते हो, अपने आप में भुला देते हो, तो ये कहलाएगा दमन कहलाएगा भाई। क्लियर? याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है समन। किसे कहेंगे? समन क्या होता है? तो बेकार की बातों को जानबूझकर चेतन अस्वीकार करना, ठीक है, यानी कि बेकार की अगर कोई बात है उसको हम जानबूझ करके क्या करेंगे? अचेतन मन में डाल देंगे, यानी कि चेतन मन को अस्वीकार कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? समन कहलाएगा। एग्जाम्पल की आप लोग बात करें, जैसे प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि जैसे आपका एग्जाम्पल है, दूध वाले से अगर लड़ाई हो जाती है तो ये कह देते चलो यार छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। ऐसे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, ठीक है। आपके किसी भाई से या बहन से बहसबंदी हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? चलो छोड़ो यार, ये तो ऐसा ही व्यक्ति है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर रहे हो, तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? ये समन का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना आप लोग। आगे देखेंगे, तीसरे नंबर पर है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण होती क्या है? अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगा करके अपने आप को संतुष्ट कर लेना। आपने कोई गलती की,
आप लोगों ने कोई गलती की, अब उसका दोष आप लोग है ना किसी दूसरे पर आरोपित कर देते हो और खुद को संतुष्ट कर लेते हो, यार चलो यार उसके मैंने सर पे डाल दी वो बात, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ। तो ये क्या हुआ, प्रक्षेपण करना, अपनी गलतियों का दूसरे पर आरोपण करना क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे आप लोग नाचना तो जानते नहीं हो, अब बहाना लगाओगे यार मैं नाचना तो जानता हूँ पर आंगन टेढ़ा है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत किसकी है, प्रक्षेपण को प्रदर्शित कर रही है। या फिर एक क्रिकेट का खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ ये संकेत देता है कि उसके लिए ठीक प्रकार से न खेलने का कारण उसका बल्ला बताता है, भाई बल्ला ही खराब है वरना मैं छक्का मार देता है इस बॉल पर। तो ये सब क्या है, प्रक्षेपण के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ने 4 नंबर पे है प्रतिगमन, इसको अन्य नाम प्रत्यागमन भी कहेंगे, इसी को ध्यान रखना। जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पहले की स्थिति की ओर लौट आना। यानी कि अब जैसे मान के चलो कोई भी परेशानी मुझे आ रही है, अब उस परेशानी को मिटाने के लिए मैं अपनी पूर्व की स्थिति में जाऊंगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता है, बच्चों की तरह नाटक करता है वो, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, प्रतिगमन हो रहा है, अपनी पूर्व की स्थिति में लौट रहा है, कि अपने बचपन के दिनों में लौट रहा है, वयस्क होने के साथ साथ भी। तो अपने वर्तमान की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, अपने पूर्व के दिनों में चले जाएंगे, पूर्व की स्थिति में चले जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति बच्चे की तरह फूट फूट कर रोता है अगर कोई भी उसको परेशानी आती है, तो ये एग्जाम्पल किसका है, प्रतिगमन का। सेकंड एग्जाम्पल है कि एक लड़की का वापस अपने पीहर में जब आती है तो अपनी माँ की गोद में वो सिर रख करके सो जाती है। बताओ, छोटी सी बच्ची पहले माँ की गोद में रहती थी, सोती थी, तो अब वो ससुराल चली गई, अब ससुराल से वापस जब पीहर आती है तो अपनी माँ की गोद में सर रख करके सोती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्रतिगमन या प्रत्यागमन का एग्जाम्पल है। आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इनको याद कर पाएंगे। अगला है पृथक्करण। पृथक्करण क्या होता है, देखिए, जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उस स्थिति को अपने आप को अलग कर लेना। अब मान के चलते हो आपको कोई ऐसी चीज़ परेशान कर रही है, आप उस चीज़ से जो परेशान करते हो उससे आप अलग हो जाइए, दूर हो जाइए, उससे रिश्ता तोड़ दीजिए। जैसे साथियों के द्वारा परेशान किए जाने पर आप अपना स्थान बदल लेते हो। जैसे आप लोगों ने, आप विद्यालय में पढ़ रहे हो और विद्यालय में आप लोगों को बच्चों के द्वारा टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, चिढ़ाया जाता है, तो आप विद्यालय को चेंज कर दो। ये स्थिति क्या हो गई, पृथक्करण हो गई, अलग कर ले आप लोगों ने उस विद्यालय से। जैसे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर चले जाओ, ठीक है भाई, तो ये स्थिति क्या है, पृथक्करण हो गई। अगला हमारा है आश्रित होना। जैसे कर्महीन व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरों पर आश्रित होता है, ये होता है समायोजन स्थापित करना, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल कामचोर आदमी है, तो वो दूसरों पर निर्भर रहेगा और अपने आप को समायोजन स्थापित कर लेगा, चलो यार मैंने इस काम को टाल दिया, ये बंदा कर देगा दूसरा, तो अपने काम को किसी दूसरे के लिए आरोपित कर देते हैं, है ना, और खुद संतुष्ट हो जाते हैं, समायोजन कर लेते हैं अपने आप में, यार वो कर देगा मेरा काम, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है, आश्रित हैं। तथा एक असफल व्यक्ति पूरी तरीके से सफल व्यक्ति पर निर्भर होकर के समायोजन स्थापित कर लेता है। अब जैसे घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति है, ठीक है, घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति है और आप लोग बेरोजगार हो, तो आप लोग क्या हो, उस कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो, ठीक है, तो ये आप लोग क्या है, समायोजनता हो गई। अगला है तादात्म्यकरण, इसको हम तादात्म्यकरण, जैसे ये क्या होता है, तादात्म्य क्या होता है, समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करके देता है जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। अब मान के चलो तादात्म्यकरण, इसको आप थोड़ा बारीकी से समझिए। आप मान के चलते हो आपके पिताजी IAS अधिकारी हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप खुद का नाम नहीं बताएंगे, आप ये बताएंगे साहब मैं किसका बेटा हूँ, मैं कपूर चंद का बेटा हूँ। किसका बेटा हूँ, कपूर चंद IAS का बेटा हूँ। तो आप अपनी पहचान नहीं बता रहे, आप अपनी पहचान अपने पिताजी के नाम से बता रहे हो। तो एक ऐसी युक्ति जिसके अंतर्गत आप अपना परिचय किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ संबंध रख करके अगर आप देते हो तो वो कहलाएगी तादात्म्यकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमज़ोर तथा जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो। आप लोगों के मन में, जैसे मान के चलो अध्यापक के द्वारा आपको डांट फटकार स्कूल में लगा दी, अब घर आकर के क्या करेंगे, आप लोग अपने भाई बहनों पर गुस्सा उतारेंगे, ठीक है, आपके ऊपर
किया अत्याचार किसी और व्यक्ति ने था, अब आप अत्याचार किसके ऊपर करेंगे? जो आपसे निर्बल होता है। आप उसका बदला कहाँ लेंगे? किसी निर्बल व्यक्ति से लेंगे। तो ये कहलाएगा विस्थापन। अपनी गुस्साओं का, अपने तनाव का किसी दूसरे व्यक्ति पर आप उतारते हो। एग्जाम्पल के लिए और दूसरा देखिए, माता पिता के द्वारा मार पड़ने पर बगीचे में जाकर के आप लोग फूलों को तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हो। यानी अपना गुस्सा किसी निर्बल चीज़ पर उतारना, ये क्या कहलाएगा? अपना विस्थापन। अगला है दिवा स्वप्न। क्या होता है देखिएगा, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति करके क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना, ये क्या है? दिवा स्वप्न कहलाता है। आप सपना देख रहे हो, आप रेत का सपना देख रहे हो, तो ये क्या है? दिवा स्वप्न ही तो है। लग जाओगे जिस दिन आप लोग सपने में सो रहे हो, मैं तो टीचर बन गया भाई, बच्चों को पीट रहा हूँ, तो ये क्या? दिवा स्वप्न है। जैसे कार की इच्छा पूरी नहीं होने पर वे व्यक्ति कल्पना में क्या करेगा? सपनों में क्या करेगा? मारुति में घूम करके अपनी प्रेमिका के साथ लोगों की सलामी ले रहा है। तो ये क्या है? दिवा स्वप्न है। आप नाइट में पड़े पड़े क्या देखते हो? सपने देखते हो। जिसकी शादी नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति कल्पना में क्या बनेगा? दूल्हा बन जाता है और बैंड बाजों वालों के साथ नाच रहा है। तो ये क्या है? कोरी कल्पना है। यानी कि अपने नाइट में आप सब खाट में पड़े पड़े एक सपने देखते हो ना, बिस्तर में पड़े पड़े, तो आप लोग क्या कर रहे हो? दिवा स्वप्न देख रहे हो। तो कोरी कल्पना जो हम सोते वक्त करते हैं वो कहलाती है दिवा स्वप्न। आगे देखिएगा, औचित्य स्थापन क्या होता है? किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त हमको नहीं हो पाती है, उसी में हम दोष निकाल करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं। जैसे हाथ नहीं आने वाले अंगूरों को क्या बताते हैं? खट्टे बताए जाते हैं। हाथ, कोई चीज़ हमको प्राप्त नहीं हुई, तो जो प्राप्त नहीं हो पाती हम उसके बारे में क्या कहें? यार ये तो मेरे काम की नहीं थी, बेकार थी यार, ये तो बेकार चीज़ है, मेरे काम की नहीं है ये। तो औचित्य स्थापन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो ऐसे, अरे यार नींबू मीठ है, तो ये आपको प्राप्त हो गई ना, और जो प्राप्त नहीं हो तो अंगूर खट्टे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और देखिएगा इसका, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल देखिए औचित्य स्थापन का, कि नौकरी में अगर सफलता नहीं मिल पाई तो व्यक्ति कहता है कि इस नौकरी में रखा ही क्या है जिसके लिए मैं उचित रूप से प्रयास करूँ यार। इसका मतलब अंगूर खट्टे वाली कहानी हो गई यहाँ पर, कि भाई नौकरी में रखा ही क्या है। यहाँ पे तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं नौकरी में। अरे बहुत बढ़िया हुआ जो मैंने कम से कम मेहनत नहीं की, तो ये क्या करेगा? संतुष्टि प्राप्त कर लेगा ऐसे कह करके। जैसे एक बैंक के क्लर्क प्रमोशन नहीं होने के कारण, एक बैंक का क्लर्क है जिसका प्रमोशन नहीं हुआ, अब प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या बहाना बनाएगा? अरे अच्छा हुआ यार मैनेजर नहीं बना, वरना मैनेजर बन जाता ना तो मैं फंस जाता और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती। बहुत बढ़िया हुआ मैं जिम्मेदारियों का अधिकारी नहीं बना, तो अब मज़े ही मज़े, अब एलडीसी में मज़े ही मज़े। तो इसका मतलब क्या कर रहा है? वो दोष निकाल रहा है, अपने दोष का आरोपण कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, विपरीत रचना। एक बार लाइक कर देंगे सभी क्लास को। विपरीत रचना क्या होती है? कभी कभी व्यक्ति की इच्छाएं व आवश्यकताएं इस प्रकार की होती हैं कि उन्हें सामाजिक रूप से व्यक्त करना व्यक्ति के अपने हित में नहीं होता, इसलिए व्यक्ति विपरीत रचना रच करके अपने आप को क्या करेगा? समायोजित कर लेता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, जैसे क्या करेंगे विपरीत रचना में? क्या होगा? मतलब आप उस काम को करना नहीं चाहते, उसके बावजूद भी मजबूरी में करना पड़ता है, ये होती है विपरीत रचना। जैसे एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी के लिए नफरत करती है, दिल से क्या करती है? नफरत करती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए क्या करती है? उससे प्यार करती है। समझ में आया? दुनिया को दिखाने के लिए एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी से प्यार करती है, लेकिन दिल में क्या? उसके नफरत है। आप लोग रीड को देख लो ऐसे ही, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ईमानदारी से दिल से पढ़ते नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया को दिखाने के लिए, अपने घर वालों को दिखाने के लिए आप रूम लेकर के रह रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा है। घर वाले सोचते होंगे बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप लोग दिखावा कर रहे हो। ऐसे ही बुजुर्गों के प्रति सम्मान भावना नहीं होने पर भी सम्मान प्रकट करना। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, यार बुढ़ा आदमी है, इसकी क्या सलामी दो, इसका क्या मान सम्मान करे। तो ऐसे लोग, ऐसे जो व्यक्ति जो होते हैं वो न चाहते हुए भी उस काम को करना पड़ता है। लेकिन क्यों करते हैं वो? क्योंकि यार समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज में क्या कहेंगे, तो फिर भी करना पड़ता है। तो जिस काम को आप न चाहते हुए भी करना पड़ता है वो हमारी चीज़ होती है क्या? वो होता है हमारा विपरीत रचना, ठीक है भाई। चलिए अगली युक्ति है हमारी शोधन। शोधन क्या होता है?
असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके समायोजन स्थापित करना शोधन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे तुलसीदास जी, शोधन का मतलब मार्गांतरीकरण करना होता है, ध्यान रखना। जैसे तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, रत्नावती से। अब इतना प्रेम करते थे कि वो एक दिन अपनी पत्नी उसकी बिना पूछे हुए चली गई, बिना कहे उससे चली गई, तो उसके प्रेम में आसक्त होकर के वो कहाँ चला गया, उसके ससुराल उसके पीहर में चला गया, यानी खुद की ससुराल। तो सांप को रस्सी समझ करके चढ़ गया। तो रत्नावती ने उससे कहा था कि भाई तुम इतना प्रेम मुझसे करते हो ना, अगर इतना प्रेम भगवान से अगर करते ना तो आज तुम दुनिया में बहुत प्रसिद्ध होते। तो बस उसी चीज़ को लेकर के तुलसीदास जी ने अपने आप को बदल लिया, यानी रत्नावती के प्रति आसक्ति का प्रेम भगवान राम की आसक्ति में बदला दिया और रामचरितमानस लिख दिया। देख लो भाई, आया समझ में। तो ये अपना हो गया शोधन, अपने आप के विचारों का मार्गांतरीकरण करना, अपनी प्रवृत्तियों में परिवर्तन करना शोधन कहलाता है। एग्जाम्पल और दूसरा देखिए, एक बालक जो लड़ाई झगड़े करता है, वो लड़ाई झगड़े बहुत करता है, डरपोक नहीं है, मतलब बहादुर है, तो वो विद्यार्थी क्या करेगा, वो बालक क्या करेगा, अब उसका सदुपयोग करेगा, उसका खिलाड़ी, मुक्केबाज या पहलवान आदि के रूप में बदल जाना, प्रतिष्ठित हो जाना। वो सोच रहा है कि यार मैं लड़ाई झगड़े किसी से डरता नहीं हूँ, सब में बहादुर हूँ, मेरा शरीर भी बहुत हष्ट पुष्ट है, तो क्यों ना मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, एक चीज़ से दूसरे रूप में बदलूँ, यार मैं मुक्केबाज, खिलाड़ी या पहलवान ही बन जाऊँ ना, तो कम से कम मेरा नाम हो जाएगा। तो अपने आप के विचारों का परिवर्तन करना, अपनी सामाजिक स्थिति की प्रवृत्ति में बदलाव करना मार्गांतरीकरण कहलाता है, शोधन कहलाता है। अगला है क्षतिपूर्ति उपाय। ये क्या होता है, जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमज़ोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से करके हम अपनी समाज में समायोजन स्थापित कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में पहला स्थान ला करके अपना समायोजन स्थापित कर लेता है। कैसे कर रहा है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सुनिए। अब एक विकलांग बच्चा है, उसकी वैल्यूएशन तो लोग वैसे भी नहीं समझते समाज के अंतर्गत, क्लास के अंतर्गत, तो वो क्या करेगा, अपना दिमाग कहाँ लगाएगा, पढ़ाई में लगाएगा। क्योंकि आप लोग ये समझना कि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने आप में कमज़ोर नहीं होता, कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। भगवान ने हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई विशेष क्वालिटी दी होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए एक बात और करूँ कि जैसे एक कम लंबाई की एक लड़की है, अब वो क्या करेगा, उसका कद छोटा है तो वो ऊंची हील की सैंडल पहनेगी, ऊंची एडी की सैंडल पहनेगी, और सोचे मैं लंबी हो गई भाई, मैं बहुत लंबी हो गई। ऊंची एडी की सैंडल पहनने के बाद लंबी हो जाती है क्या, नहीं, लेकिन क्या है, मन में उसकी संतुष्टि हो रही है, समायोजन स्थापित कर रही है अपने आप में। तो कम लंबाई यानी कद लंबाई कम है उस लड़की की, तो ऊंची एडी की सैंडल पहन करके अपने आप में संतुष्ट हो रही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सी युक्ति हो गई, हमारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। यानी कि किसी भी एक काम का नुकसान अगर हमको होता है तो हम दूसरे काम को करके हम उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला है आक्रामक उपाय। क्या होता है आक्रामक उपाय, अपने क्रोध को हिंसात्मक तरीके से अभिव्यक्त करना आक्रामकता कहलाती है। जैसे दो प्रकार से हम करेंगे आक्रामकता में, या तो हम किसी की रक्षा भी कर सकते हैं या फिर किसी का भक्षण भी कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर है कि किसी के अनुचित व्यवहार व असामाजिक तत्वों के प्रति आक्रामक रुख अपना करके अपनी रक्षा में करना कहीं कोई बुराई नहीं है। कैसे कैसे, अब देखिएगा, मान के चलते हो आप लोगों के ऊपर कोई अत्याचार हुआ या किसी और व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ, अब उस अत्याचार को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग बहादुरी के साथ उससे क्या लेंगे, बदला लेंगे उससे। तो ये क्या हो गया, अपना रुख बदल लिया आप लोगों ने, है ना। अपने आप की रक्षा करने के लिए या किसी दूसरे की रक्षा करने के लिए आप लोगों ने क्या किया, अपने आप को बदल लिया। ठीक है, तो ये होता है अपना, ये क्या होता है अपना आक्रामक उपाय। या फिर आप अपने आप की बात करें कि एक ऐसा भी बदलाव हो सकता है आपके विचारों में कि लेकिन अनावश्यक रूप से किसी को चोट पहुंचाना, उसका शोषण करना उचित नहीं है। इससे अपराध भावना का जन्म होता है तथा क्रोध के वशीभूत होकर के भक्षक बनकर के दूसरों का नहीं अपितु स्वयं का भी हम नुकसान करते हैं। देखो, आप दो तरीके से लोगों की भलाई कर सकते हो यहाँ पर। कैसे, या तो आप अपना, जैसे तुम्हारा खूब हट्टा कट्टा शरीर है, मुस्तंडे हो आप, तो या तो आप दूसरों की रक्षा के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हो, या फिर आप अपने शारीरिक बल का प्रयोग आप दूसरों के
नुकसान के लिए भी कर सकते हो। तो दो प्रकार से आपके उपाय हो सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम समायोजन प्रतिमान। अब अगला पॉइंट कौन सा है? समायोजन प्रतिमान। सिगमंड फ्राइड के अनुसार अगर हम समायोजन प्रतिमान की बात करते हैं तो सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया भाई? क्या बताया? अचेतन मन के बारे में बताया। कौन कौन से प्रतिमान बताए? अचेतन मन, ईगो के बारे में बताया और लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति के बारे में बताया। बच्चों में जो लिबिडो होती है ना, काम प्रवृत्ति, मैंने आपको सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत पढ़ाए, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, ठीक है, और मनोलैंगिकवाद सिद्धांत, दोनों पढ़ाए हैं। तो सिगमंड फ्राइड ने वहाँ पर ये समायोजन के प्रतिमान निकाल के बताए दोनों ही सिद्धांतों में। तो एक तो बताया था अचेतन मन, दूसरा बताया था ईगो और तीसरा बताया था लिबिडो यानी काम प्रवृत्ति। तो इनका आधार क्या होता है? समायोजन का आधार है, ध्यान रखना, ठीक है, ये समायोजन के आधार है। उसके बाद एडगर डेल के अनुसार क्या बताया? श्रेष्ठता प्राप्ति। समायोजन का आधार क्या बताया? श्रेष्ठता प्राप्ति बताया था भाई। एडगर डेल का मानना था कि जब कोई व्यक्ति बारंबार अपनी कमियों को दूर करने या सफलता हासिल करने के लिए असफल हो जाता है तो वह हीन भावना का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। अतः श्रेष्ठता प्राप्ति ही समायोजन का आधार बताया। जुंग के अनुसार बताया तो जुंग के अनुसार समायोजन का आधार है आत्मसिद्धि। क्या है? आत्मसिद्धि, यानी कि दिल यानी भावना और दिमाग में संतुलन बनाए रखना ही आत्मसिद्धि है। स्वप्न के अनुसार, अब देखिए स्वप्न क्या होते हैं, स्वप्न क्या चीज होती है? फ्राइड के अनुसार स्वप्न अचेतन मन का प्रतिरूप है। किसका है? स्वप्न के बारे में भी तीनों ने अलग अलग बातें बताई कि फ्राइड साहब कहते हैं कि जो स्वप्न होते हैं ना वो अचेतन मन का प्रतिरूप है। एडगर डाल साहब कहते हैं कि स्वप्न जो है वो चेतन मन का प्रतिरूप है, ठीक है। लेकिन जुंग क्या कहते हैं? जुंग ने सबका मामला खराब कर दिया। जुंग ने बताया कि ये चेतन, अचेतन और अर्धचेतन तीनों का ही प्रतिरूप है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। फ्राइड के अनुसार, फ्राइड के विचार में प्रमुखता दी जाती है। जुंग के द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। अब आपको ये पॉइंट याद रखना, सामूहिक अचेतन मन का जो संप्रत्यय दिया था, किसने दिया था? जुंग साहब ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लीजिए आप इस पर। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा था रक्षात्मक युक्तियां समायोजन प्रतिमान के बारे में। तो रक्षात्मक युक्तियों से आपका प्रश्न बनता है हर बार एग्जाम में, तो ध्यान रखना आप लोग। एक प्रश्न आप लोग इसी क्लास से तैयार कर सकते हो आराम से, और बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे। टेस्ट सीरीज़ को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बेस्ट एकदम टेस्ट सीरीज़ है, व्याख्या सहित आपकी हर सब्जेक्ट आपको उसमें मिलेगा देखने को। और जल्दी हम रीट मेंस के लिए राजस्थान जीके का टेस्ट सीरीज़ भी तैयार कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करवाएंगे। खुराना क्लासेस ऐप पर, एंड तैयार रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच।